नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। बिहार चुनाव के नतीजे अब सामने आ चुके हैं। आरजेडी इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी पार्टी वाइज अगर हम देखें तो दूसरे नंबर पर है, लेकिन 2015 के मुकाबले जेडीयू की सीटें इस बार कम हुई हैं। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि सरकार तो बन गई जेडीयू और बीजेपी के मिलाकर, लेकिन जेडीयू की सीटें कम क्यों हुई, इसके पीछे क्या वजह है? तो इसका जवाब भी अब आप सुन लीजिए। जेडीयू से नाराज होकर एनडीए से अलग चुनाव लड़ने वाले चिराग पासवान इसके पीछे की वजह है, यानी कि सबसे मेजर फैक्टर है। चिराग पासवान नतीजे आने के बाद अब जो जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि गठबंधन से अलग उम्मीदवार उतारकर चिराग पासवान ने अपना घर तो फूंका ही, क्योंकि उनकी तो कुल एक सीट आई, लेकिन साथ में उनके हाथ खुद भी जल गए। वो कैसे, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाएंगे। लेकिन इस चुनाव में एक बात बहुत ज्यादा अहम रही है, और वो थी ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को लेकर। ओवैसी ने कम सीटों पर उम्मीदवार उतारे और ज्यादा फायदा लिया। 5 सीटें मिली हैं ओवैसी को इस बार के जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें। सीमांचल की 5 सीटों पर 5 सीटें सीमांचल की, उस पर ओवैसी ने कब्जा जमा लिया। तो ओवैसी के लिए विन विन सिचुएशन रही। कम सीटों पर उम्मीदवार उतारे ओवैसी ने और उनको फायदा ज्यादा हुआ, 5 सीटें। अब आपको ये बताते हैं कि किन किन सीटों पर एलजेपी ने, यानी कि चिराग पासवान की पार्टी ने जेडीयू को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाया। वो कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां एलजेपी ने अपना घर तो फूंका ही, लेकिन साथ ही साथ उसमें नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को बड़ा नुकसान पहुंचा है। उन सीटों को आप मेरे साइड में देखते जाइए, वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। अतरी सीट की अगर मैं बात करूं, हालांकि कुल 40 सीटें हैं, लेकिन मैं अभी वो टॉप 10 सीट्स आपको दिखा रहा हूं जहां पर एक मेजर नुकसान चिराग पासवान ने जेडीयू को किया है। अतरी सीट में जो एलजेपी जो जेडीयू का उम्मीदवार है उसकी हार हुई 7,931 वोटों से, जबकि यहां पर एलजेपी के कैंडिडेट को 25,873 वोट मिले हैं। हालांकि एलजेपी का उम्मीदवार भी हार गया। यह सीट अगर दोनों साथ लड़कर मिलते, यानी कि एनडीए में अगर चिराग पासवान भी होते, तो बेहद संभव था कि ये जो वोट हैं 25,000 के आसपास वोट, ये चले जाते जेडीयू के कैंडिडेट को और यहां पर जीत मिल जाती। और ऐसे ही बाजपट्टी की सीट है, बाकी और कई सारी सीटें हैं। धौरिया है, एकमा है, गायघाट है, जमालपुर है, करगहर है। ये सब ऐसी सीटें हैं जहां पर चिराग पासवान के कैंडिडेट्स ने अच्छे खासे वोट बटोरे हैं, लेकिन वो इन वोटों को सीटों में तब्दील नहीं कर पाए। इसका नुकसान चिराग पासवान को हुआ ही, क्योंकि चिराग तो खुद एक सीट जीत पाए, 137 सीटों पर चुनाव लड़े, एक सीट जीत पाए, लेकिन इसका बड़ा नुकसान जेडीयू को भी हुआ है। अब यह समझिए कि कैसे एलजेपी ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा और जेडीयू को बड़ा नुकसान पहुंचाया। क्योंकि जिन 40 सीटों पर एलजेपी ने जेडीयू को नुकसान पहुंचाया है, अगर वो सीटें जेडीयू के खाते में आ जाती, यानी कि वो वोट जो एलजेपी को अलग पड़े और वो चुनाव भी नहीं जीत पाए, अगर वो वोट जेडीयू के लिए टर्न आउट हो जाते, तो फिर जनता दल यूनाइटेड सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन सकती थी। कैसे, इसको समझिए जरा। ये जो मेरे साइड में ग्राफिक्स चल रहा है इसके जरिए समझिए। आरजेडी के पास 75 सीटें हैं, फिलहाल सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है आरजेडी। जेडीयू के पास कितनी सीटें हैं? जेडीयू के पास आई इस बार सीटें 43, लेकिन 40 सीटें ऐसी हैं जहां पर सीधे तौर पर एलजेपी ने जेडीयू को नुकसान पहुंचाया, और यहां पर हजारों की संख्या में वोट जो है वो बेकार गए, क्योंकि वोट मिले एलजेपी को, लेकिन वहां पर वो वोट सीटों में तब्दील नहीं हो पाए। लेकिन अगर एनडीए में चिराग पासवान होते, यानी कि एलजेपी अगर एनडीए में होती, तो फिर यहां पर जेडीयू कैंडिडेट को वो एलजेपी के वोट पड़ते, और बेहद संभव है कि 43 + 40 83 सीट लेकर जेडीयू इस बार नंबर 1 पार्टी, यानी कि बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन सकती थी। ये एक अनुमान हम जता रहे हैं। हालांकि यह भी हो सकता है कि इसमें से कुछ कम सीटों पर फायदा मिलता, लेकिन फायदा जरूर मिलता, इतना तय है। 43 का आंकड़ा नहीं रहता, यह आंकड़ा बढ़कर 50 हो सकता था, 60 हो सकता था, 70 हो सकता था, और बहुत पॉजिटिव होता तो 83 के पर भी ये फिगर्स पहुंच सकती थी। और एक सबसे बड़ी बात है कि एक मैसेज जो है वो मैसेज जाता जनता के बीच, हाँ भाई ये लोग मिलकर लड़ रहे हैं, हाँ भाई एनडीए में चिराग पासवान भी हैं, जेडीयू भी है, बीजेपी है, लोग मिलकर लड़ रहे हैं। तो इसका एक अलग और स्ट्रांग मैसेज जो पब्लिक के बीच जाता है, वो स्ट्रांग मैसेज भी नहीं गया, और इसका सीधे तौर पर नुकसान हुआ जेडीयू को। क्योंकि देखिए, बीजेपी को तो फायदा हुआ, बीजेपी तो पिछली बार के मुकाबले में 20 से 21 सीटें एक्स्ट्रा लेने में कामयाब रही। अगर लेकिन एनडीए के लिहाज से हम देखें तो नुकसान यहां पर सिर्फ जनता दल यूनाइटेड को हुआ है। लास्ट इलेक्शन में, यानी कि 2015 में जो जेडीयू है उसको 71 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार के इलेक्शन में उनको मिली हैं सिर्फ 43 सीटें। यानी कि आप समझ लीजिए कि एक बड़ा नुकसान, 28 सीटों का नुकसान इस बार उठाना पड़ा है जनता दल यूनाइटेड को। तो चिराग पर भारी ओवैसी फैक्टर, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। इस पर भी एक मैं डिटेल ग्राफिक आपको दिखाता हूं, क्योंकि ओवैसी फैक्टर इस बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। जिस तरह से चिराग ने नुकसान पहुंचाया है जेडीयू को, उसी तरह से सीमांचल में इसका नुकसान आरजेडी को हुआ है। कैसे हुआ है? सीमांचल में एआईएमआईएम की बंपर जीत हुई है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने सीमांचल में 5 सीटें जीती। ओवैसी मुस्लिम वोट बैंक को साधने में कामयाब रहे, और इसके चलते कम से कम 15 सीटें ऐसी हैं जिन पर वोट काटा
एआईएमआईएम ने, और इसका सीधा नुकसान हुआ आरजेडी को। कैसे, उसको भी समझ लीजिए जरा आप। आरजेडी का जो एक कोर वोटर है या एक कंसोलिडेट वोट बैंक जो है, हम किसको कहते हैं? हम कहते हैं एमवाई। एम से होता है मुस्लिम, वाई से होता है यादव। एमवाई फैक्टर, इस पर लालू के जमाने से जो आरजेडी है वो चुनाव लड़ती आ रही है। तो अगर यहां पर ओवैसी के साथ गठबंधन होता तो एक कैंडिडेट उतरता किसी भी पार्टी का, तो सीधे तौर पर उसको ज्यादा वोट पड़ते और इसका सीधे तौर पर फायदा कहीं ना कहीं आरजेडी को होता। और जिन 15 सीटों पर वोट कटने से, यानी कि मुस्लिम वोट कटने से नुकसान हुआ है, वो जो वोट है वो सीटों में तब्दील हो जाता। तो कुल मिलाकर अगर हम ये देखें तो नुकसान दोनों तरफ को हुआ है। नुकसान जेडीयू को हुआ है चिराग पासवान की वजह से, नुकसान आरजेडी को भी हुआ है, लेकिन वो हुआ है एआईएमआईएम की तरफ से। लेकिन अंतर सिर्फ ये रहा कि चिराग पासवान पिछली बार 2 सीट जीते थे, इस बार 1 सीट उन्होंने जीती, तो अपना नुकसान तो किया ही किया, लेकिन एक बड़ा नुकसान उन्होंने नीतीश कुमार का भी कर दिया। यहां पर 5 सीटें जीती असदुद्दीन ओवैसी ने, उनके कैंडिडेट्स ने, वो फायदे में रहे, कम सीटों पर लड़े, 5 सीटों पर चुनाव जीते, लेकिन इसका सीधे तौर पर जो नुकसान है वो आरजेडी को हुआ है। इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारी जो चर्चा की लाइन है, आज की चर्चा की जो लाइन है वो ये है कि नीतीश के घर तो आग लगाई ही लगाई है चिराग पासवान ने, क्योंकि कम सीटें हो गई, बहुत कम सीटें हो गई हैं। इतनी कम सीटें हो गई नीतीश कुमार की कि वो छोटे भाई की भूमिका में आ गए। लेकिन साथ ही साथ चिराग ने अपना घर भी फूंक लिया, एक ही सीट वो जीत पाए हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। पूरा बड़ा पैनल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मेरे साथ पैनल में कौन कौन है, अपना पैनल ओपन कर रहा हूं मैं। मेरे साथ इस वक्त आनंद कुमार झा जी, बीजेपी नेता, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ इस समय राहुल लाल जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव कौशिक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। और हेमंत तिवारी जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मैं सोच रहा हूं कि सबसे पहले मैं एक न्यूट्रल राय के साथ इसकी शुरुआत करूं, तो मैं हेमंत तिवारी जी के पास चल रहा हूं। हेमंत जी, सबसे पहला रिएक्शन मेरा, मैं आपसे चाहूंगा कि बहुत बड़ा नुकसान कर दिया जेडीयू को। अगर चिराग एनडीए में होते तो शायद इतना, ये जो हम अभी सिचुएशन अब जेडीयू की देख रहे हैं कि 71 से घटकर वो 43 पर आ गई और इन पर भी संघर्ष करना पड़ा, शायद ये तस्वीर कुछ अलग होती। सही बात है, बहुत अच्छा विषय है। और देखिए, बिहार जो है प्रकाश झा की जमीन है, वहां के रहने वाले हैं। उनकी फिल्में आप देखते होंगे तो बिहार की असलियत से जुड़ी कथानक पर बहुत जबरदस्त पूरे देश में हिट फिल्में बनती हैं। लेकिन बिहार की सियासत में इस साल, यानी चुनाव के साल 2020 में जो कुछ हुआ, वो एकता कपूर के जो सीरियल्स आते हैं जिसमें साजिश, घर की साजिश, बाहर की साजिश, इसको गिराने की साजिश, उसको ऊपर करने की साजिश, मुझे लगता है कि वो जो साजिशी खेल होता है एकता कपूर के सीरियल्स का, वो बहुत कुछ दोहराया गया है बिहार में। और कहीं न कहीं इस चीज को उनके नेताओं ने ही उजागर किया है। एक बात आखिर इस चर्चा में क्यों चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है, चुनाव मतदान के पहले चर्चा चल रही थी और इस तरह के आरोप प्रत्यारोप भी देखे गए। अभी आप देखिए, चिराग पासवान का आपने जिक्र किया तो वाकई बहुत अच्छी भूमिका आपने उनकी समझाई। चिराग पासवान कोई इतने उतावले बावले तो हो नहीं गए थे। बिना किसी प्रश्रय के चिराग पासवान का यह स्टैंड कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी डूबेंगे, बिल्कुल ये नहीं संभव है। इस पे आशंकाएं तो निश्चित रूप से बनती हैं। तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक जो टारगेट था सबसे बड़ी पार्टी बनना और भविष्य में खुद बिहार को रूल करने की हैसियत में आना, जिसके लिए लगातार पिछले कई सालों से काम हो रहा था। आप 2010 में देखिए, 2010 के रिजल्ट देख लीजिए। अगर इस तरह की बातें नहीं होती, जैसे चिराग पासवान का उन 33 ऐसी सीटों पर जेडीयू को प्रत्यक्ष रूप से हरा देना, जहां हार जीत के मार्जिन से बहुत ज्यादा वोट चिराग पासवान, बिल्कुल। और एक सीट जो जीती है चिराग पासवान ने, उस सीट पर भी जेडीयू के कैंडिडेट को ही हराया चिराग पासवान ने। मैं सीधा एसके पांडे साहब के पास चल रहा हूं, जेडीयू के लीडर है। पांडे साहब, बड़ा नुकसान कर दिया इस बार चिराग पासवान ने, अलग होकर लड़े, लेकिन उनके निशाने पर हमेशा से सीएम नीतीश कुमार रहे। वो नाम लेकर नीतीश कुमार पर हमला करते रहे, वो ये कहते रहे कि मेरी सरकार आएगी तो मैं नीतीश कुमार को जेल भी भिजवाऊंगा। ये तमाम उन्होंने सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर बड़ी मुखरता से उन्होंने इस तरह के एलिगेशंस लगाए, अपने उम्मीदवार उन सीटों पर उतारे जिन सीटों पर जेडीयू के कैंडिडेट्स लड़ रहे थे। और अब रिजल्ट ये बता रहे हैं कि बड़ा नुकसान है, कम से कम 40 सीटों पर उन्होंने हिट किया है जेडीयू को। बोल रहे हैं, उन्होंने जेडीयू को नुकसान पहुंचाया है।
माननीय नीतीश कुमार जी के विरोध में बहुत से नर्गल बातों का जिक्र उन्होंने किया है चुनाव सभाओं में, लेकिन नीतीश ने उनके परिवार को बहुत अधिक किया है। उनके चचा पशुपत कुमार पारस बिना किसी सदन के मंत्री बने, राज्यसभा में उनके पिताजी गए, तो इस तरीके के व्यवहार माननीय नीतीश कुमार जी से नहीं करना चाहिए था जो उन्होंने किया है। यानी कि आप मान रहे हैं कि बड़ा नुकसान किया है, चिराग फैक्टर ने बड़ा नुकसान किया है। लेकिन दो चीजें हैं ना, फायदा तो किसी का भी नहीं हुआ, फायदा तो जेडीयू का भी नहीं हुआ। देखिए कहां 71 से घटकर आप 43 पर आ गए और चिराग पासवान भी 2 से घटकर 1 पर रह गए। फायदा तो किसी का भी नहीं हुआ। वो अभी कह रहे थे हेमंत तिवारी जी थी, हम तो ले डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। वही वाली कहानी चरितार्थ हो गई। कितना नुकसान, आपका कितना आकलन है? जेडीयू ने कुछ आकलन तो किया होगा कि कितना नुकसान कर दिया चिराग ने? इसका आकलन तो नहीं हुआ, हमारा नेतृत्व करेगा, बैठक होगी, उसके बाद तय होगा कि कितना नुकसान किया है। लेकिन एक बात सही है, नीतीश कुमार जी जिसके साथ रहते हैं ईमानदारी से रहते हैं। 15 में राजद के साथ थे तो राजद को फायदा हुआ। इस बार भाजपा के साथ चुनाव लड़े, भले हमें नुकसान हुआ, लेकिन भाजपा को तो 50% से ज्यादा फायदा हुआ। का ये चरित्र है, जिसके साथ रहते हैं ईमानदारी से रहते हैं, ईमानदारी के साथ मदद करते हैं। और दूसरे लोग क्या कर रहे हैं इस पर विशेष ध्यान उनका नहीं रहता है। उनका कभी कोई कमेंट ऐसा नहीं आया है किसी पर। लेकिन चिराग पासवान जी ने एक बिहारी के रूप में वह काम नहीं किया है जो उनको करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए 40 सीटें बताई जा रही हैं, लेकिन 10 सीटों की लिस्ट तो मेरे पास है। उसमें अतरी है, बाजपट्टी है, बड़हरिया है, चेनारी है, दरभंगा ग्रामीण है, धौरिया, एकमा, गायघाट, जमालपुर, करगर। ये ऐसी सीटें हैं जिनमें मेजर नुकसान किया है। यहां पर एक बड़ा जो वोट शेयर है वो चिराग पासवान ले गए। आनंद कुमार झा जी भी हैं मेरे साथ बीजेपी से। आनंद जी, ये बड़ा नुकसान हुआ। क्या कोशिश अगर की जाती चिराग को समझाने की कि नहीं भाई ये कुनबा है, ये परिवार है, एक रहो, तो इसका सीधे तौर पर फायदा तो एनडीए को ही मिलता और हो सकता है कि अभी और सीटें आपकी आ जाती। हालांकि 125 है, 122 पर मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी में है आप लोग, लेकिन और मजबूती मिलती इससे एनडीए को। नुकसान कर दिया चिराग ने। रोहित जी, अगर चुनाव में एक भी वोट कटता है तो कहीं न कहीं क्षति है। अगर हम सम्मिलित रूप से लड़ते तो निश्चित रूप से हमारा आंकड़ा और चिराग जी का भी आंकड़ा काफी अच्छा होता और हमारा आंकड़ा 2/3 से अधिक पर में पहुंचता। लेकिन लोकतंत्र में हर कोई स्वतंत्र है अपने विचार के लिए और लोकतंत्र में हर कोई स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए। उसमें समझाया ही जा सकता है और हमारे शीर्ष नेतृत्व के लोगों ने समझाया भी। आनंद जी, आपकी आवाज में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं वापस आपके पास लौटूंगा, आपका जवाब मैं आगे लूंगा। लेकिन इस वक्त मैं राजेश भट्टा जी के पास चल रहा हूं, एलजेपी से हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, क्या फायदा हुआ मतलब इस जिद का, जो एक नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने अभियान छेड़ा था, मतलब इसका पॉलिटिकली तो कोई फायदा हुआ ही नहीं, ना आपको ना नीतीश कुमार को। नहीं राजेश जी की आवाज नहीं आ रही है। राजेश जी के पास हम वापस चलेंगे, लेकिन इस बीच मैं चलना चाहूंगा संजीव कौशिक जी के पास, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। संजीव जी, आप बताइए कितना नुकसान आप देख पा रहे हैं सीधे तौर पर चिराग के अलग होकर लड़ने का, क्योंकि वोट परसेंटेज ये कहता है कि ठीक ठाक वोट परसेंटेज चिराग ले गए हैं, ये सीटों में तब्दील नहीं हो पाया। लेकिन अगर गठबंधन एक रहता, चिराग अंदर रहते, तो इसका एक फायदा सीधे तौर पर एक सॉलिड फायदा जो है, कंसोलिडेट फायदा, वो मिलता। देखिए, इस पक्षकथा को समझने के लिए पहले आपको इसके पृष्ठभूमि में जाने की जरूरत होगी, आवश्यकता पड़ेगी। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि देश का कोई प्रधानमंत्री का शपथ ले रहा था और उसके चेहरे से या उसके नीतियों से कोई इंसान इतना खफा था कि वो अपने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देता है। इससे बड़ी तौहीन किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं हो सकती है। नींव उसी समय डाल दी गई थी।
बस राजनीति में टाइमिंग बहुत मायने रखता था और रखता है, और उसी टाइमिंग के इंतजार में भारतीय जनता पार्टी थी। जिस तरह से इस चुनाव में आपने देखा, शुरुआती दौर से अभी तक कभी ऐसा नहीं आपको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू दोनों दिल से मिले हुए हैं। ये अवसरवाद की राजनीति कर रहे थे और एक ऐसी बनी थी संभावनाएं बनी थी जिसके वजह से ये राजनीति में एक साथ बने हुए हैं। ये तब की बात मैं कर रहा हूं जब राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी जी का पदार्पण हुआ। राज्य की राजनीति की बात तो फिर बिहार के परिप्रेक्ष्य में मुझे ये कहना होगा कि इस अवसर को शायद महागठबंधन भी समझ नहीं पाया। अगर अवसर समझ लेते तो फिर शायद ओवैसी इन होते महागठबंधन में, और उसका एक फायदा जो कंसोलिडेट है वो शायद महागठबंधन को होता, क्योंकि सीमांचल में तो आरजेडी को नुकसान पहुंचा है। ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें ले गए हैं और 15 सीटों पर आरजेडी को भी नुकसान पहुंचाया है। मैं उसी पे आ रहा था कि यदि चिराग पासवान ने इतनी बड़ी कदम उठा ली और इतना बड़ा एक्शन ले लिया, उन्होंने अपने दम पे बिल्कुल ऐसा नहीं किया। उनको शह कहां से मिल रहा था? वो लगातार बोलते चले आ रहे थे कि हम हनुमान हैं। वो फर्जी हनुमान थे जो कथित राम के नाम पर वो अपने ही बड़े भाई का घर जला बैठे। क्या ये बात नीतीश कुमार नहीं समझ रहे थे? वो खूब समझ रहे थे कि इनका इस्तेमाल कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, किन परिस्थितियों में कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो रणनीति बनाई थी उसमें उसको सफलता मिली। उन्होंने पर कतर दिए नीतीश कुमार के, और नीतीश कुमार को आज के वक्त में छोटा भाई बना दिया उन्होंने। अब नीतीश कुमार के पास बहुत सीमित विकल्प बचे हुए हैं। या तो वो नैतिकता के आधार पर प्रेशर बने उनके ऊपर, वो ये कह दें कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, एक प्रेशर ये रहेगा उनके ऊपर। ये लगातार ये जो कहने की कोशिश करी जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि नहीं कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, हमने जो जुबान दे दी है वो दे दी है, ऐसा नहीं होता राजनीति में। संख्याओं के आधार पर आपको सीट मिलते हैं, पद मिलते हैं, मंत्रियों की संख्या बनती है, उस आधार पर अब एक ही मात्र विकल्प, मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूं कि उनको एक लालच हो सकता है कि ये कहा जाए कि आप केंद्र की राजनीति में आ जाए अपने प्रतिष्ठा के साथ, लेकिन ये संभव नहीं है। आप किसी भी राष्ट्रीय प्रवक्ता से पूछ लीजिए, वो इस बात की गारंटी नहीं देंगे कि 5 सालों तक नीतीश कुमार बने रहेंगे मुख्यमंत्री के पद पे। वो कहेंगे कि नहीं, हमने वादा किया है, उनको बैठाएंगे। लेकिन अभी भी डंके की चोट पे आप यदि एलजेपी के प्रवक्ता से पूछेंगे, वो डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हमारा जो काम था, हमारा जो मिशन था, हमने अपना मिशन पूरा किया। उनका मिशन एकमात्र यही था कि नीतीश कुमार का कद छोटा करना, नीच करना। दूसरी बात, महागठबंधन की बात कर ले, ये बात बिल्कुल सही है कि महागठबंधन ने इस समय पे यदि गठबंधन किया होता तो शायद एमआईएम की वजह से जो सीटें उनकी खोई हुई है वो उस माइनस में नहीं जाते और उनके साथ साथ कुछ और बढ़त बनती। ठीक है राहुल लाल जी, इसी सवाल को लेकर मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जो सिचुएशन इस वक्त जेडीयू फेस कर रही है, क्योंकि जेडीयू की जो नुकसान हुआ है और चिराग पासवान की वजह से, ठीक ऐसा ही महागठबंधन में भी हुआ है। ओवैसी की वजह से बड़ा नुकसान आरजेडी को हुआ है, क्या इस बात को मान रहे हैं? मैं बिल्कुल इसको माना जाएगा कि ओवैसी के कारण महागठबंधन को नुकसान हुआ है। सीमांचल के सारे सीटों को उन्होंने प्रभावित किया है। एक तरह से 5 सीट वो जीते भी हैं और बाकी सीटों पे उसी तरह से उन्होंने वोटों की कटिंग भी की है। लेकिन एक चीज हमें समझना पड़ेगा कि देखिए, जो ओवैसी है, अगर ये महागठबंधन वाले उन्हें शामिल भी करना चाहते तो इसमें वो शामिल नहीं होते। देखिए, बीजेपी की जो रणनीति थी वो रणनीति बड़ी स्पष्ट थी। बीजेपी के रणनीतिकार समझ रहे थे कि जो इनके अच्छा, आप तो ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहते हैं ना, उस रणनीति की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं मानता नहीं हूं, लेकिन आप जब विश्लेषण सुनेंगे तो आपको खुद ही स्पष्ट होगा। क्योंकि पुनेठा साहब, देखिए, जब आप देखते हैं कि इतना बड़ा सा चीज जब यहाँ पे जो हनुमान कर रहे हैं वो घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं हनुमान, तो ऐसे में बीजेपी के रणनीतिकारों को पता था कि जदयू की सीटें घटेंगी, क्योंकि बीजेपी को बड़े भाई के रोल में आना था। हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से बीजेपी ने महाराष्ट्र की राजनीति में भी अपने आप को बड़ा भाई बनाया और शिवसेना को छोटा भाई बनाया था। तो वो पूरी रणनीति थी। लेकिन ये तो बीजेपी के रणनीतिकार भी जान रहे थे कि उस क्रम में उनकी संख्या कम होगी, और उनकी संख्या कम होगी तो ऐसे में विपक्ष की ताकत भी ना बढ़ जाए कहीं से। तो ये चीजें तय है, हम लोगों ने देखा है। इसके कारण मानने के कई सारे कारण है कि ओवैसी बीजेपी के बी टीम के रूप में है। वो कितने कठोर बयान देते हैं, जहरीले बयान देते हैं। लोग कहते हैं कि तेलंगाना के अतिरिक्त कई सारे जो भाजपा शासित राज्य हैं वहां पे भी वो बयान देते हैं। खुद बिहार के चुनाव में भी उनके जहरीले बोल हम लोगों ने सुने हैं। तो ऐसे स्थिति में कभी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। उनके छोटे भाई के ऊपर भी उस तरह, वो भी जहरीले बोल बोलने के मास्टर है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई उनके ऊपर भी नहीं हुई है। तो ऐसे में यह शक होना स्वाभाविक है कि कहीं न कहीं वो बीजेपी के बी टीम है। बीजेपी उनके माध्यम से, अगर हम लोग देखें सीमांचल में, तो एक तरफ से उन्होंने योगी जी को खड़ा किया और एक तरफ से उन्होंने ओवैसी को खड़ा किया, और वहां पे पोलराइजेशन का पूरा मामला चला, जिसमें बीजेपी पूर्णतः सफल भी हुई। ठीक है, मैं राजेश भट्टा जी को, अगर मेरी आवाज मिल रही है तो मैं उनके पास चलना चाहूंगा। राजेश जी, तकरीबन 137 सीटों पर कैंडिडेट्स उतारे थे
चिराग पासवान जी ने अपने, लेकिन सिर्फ एक सीट आप जीत पाए, सिर्फ एक सीट, यानी कि पिछले इलेक्शन में 2 थी, उससे भी एक कम, एक सीट जीत पाए। अब ऐसे में जिस शब्द पर आपत्ति है वोट कटवा, अगर वो ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? नहीं, वोट कटवा आप नहीं कर सकते। वोट कटवा इसलिए नहीं कर सकते हैं कि हम जीत और हार के लिए नहीं लड़ रहे थे, हमारा पहले ही संकल्प था। नहीं, ये सब कहने की बात है। राजनीति में जीत और हार के लिए लड़ा जाता है सर, जीत और हार के लिए लड़ा जाता है राजनीति में। हर एक की इच्छा जब उतरता है आदमी राजनीति में, चुनाव लड़ता है, प्रचार करता है, तो इसी इच्छा से उतरता है कि मुझे जीतना है। ये सब कहने की बातें कि जीत और हार के लिए नहीं लड़ते हैं, जीत के लिए लड़ते हैं सब। नहीं, हम जदयू को, जिस तरह से जदयू के पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल में बिहार में भ्रष्टाचार, अपराध, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी बढ़ी थी, और हम उस मुद्दों को लेकर उठाए और नीतीश कुमार ने उनकी अनदेखी की, जिसके कारण हमें जदयू के हर सीट पर लड़ने की आवश्यकता पड़ गई। और निश्चित तौर पे हम अपने मिशन में कामयाब हुए हैं। 40 सीटों पर जदयू को हम, ये बात कही आपने, बिल्कुल ये बात बहुत सही कही राजेश जी, यानी कि आपका मिशन अपनी जीत नहीं था, आपका मिशन था जेडीयू की हार। एसके पांडे साहब सीधे तौर पर स्वीकार कर रहे हैं कि जेडीयू की हार मिशन था और उसमें कामयाब रहे हैं। सीटें घट गई जेडीयू की, देखिए 71 से घटकर 43 पे आ गए। बिल्कुल मैं सहमत हूं आपकी बात से, लेकिन बिहार में हमारा जनाधार भी बढ़ा है। इस अकेले लड़ाई में हमारा 7% सर, फिर मैं वही कहूंगा, उस जनाधार का क्या फायदा? वैसे तो देखिए, वैसे तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी आरजेडी, सबसे ज्यादा वोट शेयर आरजेडी के पास रहा, लेकिन फिर भी देखिए ना, सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसे 7% वोट का आप क्या करेंगे कि एक ही कैंडिडेट आपका है, सरकार में आपकी कोई भूमिका नहीं होगी। अगर आप 7 लड़के सरकार में होते तो शायद कुछ कर पाते पब्लिक वेलफेयर के लिए, पीछे से क्या कर पाएंगे? ऐसे 7% वोट जिसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है, ना आपको, ना जेडीयू को, ना किसी को, तो ऐसे 7% वोट का क्या करेंगे आप? के लिए हम लड़े हैं इस बार चुनाव में अकेले। यही रणनीति होती है सर, कि स्वाभिमान की रणनीति यही होती है। मुझे लगता है कि रणनीति यही इसी चीज को होती है कि कैसे वोट शेयर को सीटों में तब्दील किया जाए। चुनाव ऐसे लड़ा जाता है कि वोट शेयर को सीटों में तब्दील किया जाए। आप वोट ले लें, सीट आपको मिले नहीं तो क्या फायदा होगा उससे, बताइए। हम बिहारी अस्मिता के लिए लड़ रहे हैं, बिहारी स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं। बिहार में जिस तरह से अफसरशाही बढ़ा हुआ था, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ था, लोकशाही बढ़ी हुई थी, हम उसके विरुद्ध लड़ाई लड़े हैं। महिला असुरक्षित थी। आप देखें बिहार में मुजफ्फरपुर की बालिका सेंटर कांड पर नजर डालें, अभी हाल में दुष्कर्म की एक घटना बक्सर में घटी है। नीतीश जी संवेदनशील तो इन मुद्दों पर दिखाएं। बार बार हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग जी ने उनको आगाह करने का प्रयास किया, आग्रह करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने संज्ञान में नहीं लिया। सर, लेकिन आप अपने उस मिशन में भी तो कामयाब नहीं हो पाए। चिराग पासवान ने कहा था 10 तारीख के बाद नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, उस मिशन में भी कामयाब आप नहीं हो पाए। मजदूरों का पलायन बदस्तूर जिस तरह से जारी है, आखिर क्या कारण है कि बिहार में उद्योग धंधे स्थापित नहीं हुए? 15 साल बनाम 15 साल में आप देखें तो क्या हुआ है, आप बताएं। नहीं तो उस मिशन में बाबू को विकास के मुद्दे पर लड़ना चाहिए था। नीतीश बाबू अपने चेहरे पे तो लड़े नहीं। ये तो जनादेश भाजपा का जनादेश है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे यानी कि आप खुश हैं, आप खुश हैं कि नीतीश कुमार की सीटें घट गई, आप इसमें खुश हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। ठीक है। एसके पांडे साहब से रिएक्शन लेने दीजिए। पांडे साहब, एलजेपी खुश है, चिराग पासवान खुश हैं कि हम हार गए तो कोई बात नहीं, लेकिन भैया तुमको भी ले डूबे। नीतीश कुमार की भी सीटें हमने बढ़ने नहीं दी, उल्टा 28 सीटें घटा दी हमने। पांडे जी, और मुजफ्फरपुर में जो घटना हुई उसमें इनके मंत्री थे, तो उसके नहीं, हम घटक में रह कर भी, मैं आपको बताता चलूं सर कि मैं घटक में रह के भी अपने परिवार के बीच बिहारी अस्मिता के लिए हमेशा आवाज उठाते रहे हैं। हमारा स्टैंड क्लियर है। बिहार के स्वाभिमान से हम समझौता नहीं करेंगे। हम सत्ता और सियासत के लालच में कभी ना थे और ना आगे रहेंगे। ठीक है, पांडे जी को जवाब देने दीजिए उनका। एसके पांडे साहब बोलिए। बिहारी अस्मिता की जहां तक बात है, बिहारी अस्मिता का जहां तक बात है, 2005 के पहले और 2005 के बाद, 2005 के पहले बाहर में, बिहार से बाहर में नीतीश जी के आने के 2005 के बाद
आदमी फक्र से कहता है बिहारी है। स्मिता बिहार की बड़ी है। हमारा नहीं, बिहार के लोग जब बाहर पीटे जाते हैं तो नीतीश बाबू उस पर क्या एक्शन लेते हैं? तो राजेश जी, सवाल तो यही बनता है ना राजेश जी, पिछले कोरोना बीजेपी भी तो कोई पक्ष नहीं लेती उसमें। कोरोना के पहले कोई नाराजगी नहीं होती है आपकी? नहीं, पिछले बीजेपी कोरोना काल की अगर घटना पे नजर डालें तो जिस तरह से संवेदनशीलता दिखाते हुए नीतीश बाबू ने कहा कि बिहारी मजदूरों को बिहार नहीं आना चाहिए, नहीं तो बिहार की हालत खस्ता हो जाएगी। तो ये बताइए कि बिहार के मजदूर अपने घर नहीं लौटेंगे बुरे परिस्थिति में, तो वो कहां जाएंगे? ऐसी परिस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक बड़ा हस्तक्षेप करते हुए ट्रेनों की व्यवस्था की। लेकिन राजेश जी देखिए ना, राजेश जी मतलब मुझे ये चीज समझ, आप एक तरफ तो नीतीश कुमार का नुकसान करके खुश हैं, फिर दूसरी तरफ चिराग पासवान कहते हैं कि मैं मोदी जी का हनुमान हूं। तो नीतीश को नुकसान हुआ तो उसका ओवरऑल नुकसान एनडीए को भी तो हुआ, यानी कि मोदी जी को भी तो उसका नुकसान हुआ। कितने टफ फाइट में फंस गए थे। दिख रहा है, मैं स्पष्ट कर दूं आपको कि बिहार में जो विकास दिख रहा है वो केंद्र सरकार की योजनाओं का विकास है, जिसके लिए विकास पुरुष का ठीकरा अपने सर लेते हैं नीतीश बाबू। ठीक है, मैं आनंद कुमार झा साहब से पूछ लेता हूं कि आनंद साहब आप ये बताइए कि जो तारीफें कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की और ये भी तारीफ कर रहे हैं कि बिहार में जो विकास हुआ है वो बीजेपी का है, आप इस पर एलजेपी की तारीफ करेंगे या फिर जिस तरीके से एलजेपी का स्टैंड पूरे चुनाव के दौरान रहा, एंटी जेडीयू स्टैंड, उस पर आप सवाल उठाएंगे? एलजेपी हमारे एनडीए अलायंस में बिहार में नहीं थी, तो उस पर मैं कुछ भी बोलना अभी उचित नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी के विकास कार्य पर में सिर्फ एलजेपी नहीं बोल रही है, पूरे देश विकास कार्य की सराहना करती है और उसका अभी जो तुरंत परिणाम मिला है, सेफ खेल रहे हैं बिहार की जनता ने सेफ खेल रहे हैं प्रधानमंत्री जी के किए हुए कार्यों के आधार पर में वोट किया है। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि संजीव जी अभी अवसरवाद की बात कर रहे थे, तो लालू जी का जो आज महागठबंधन में अलायंस है, लालू जी की शुरुआत ही कांग्रेस के विरोध से हुई थी। आज किस अवसरवाद के तहत लालू जी की पार्टी आरजेडी और कांग्रेस एक साथ हो गई? अपनी इसी सोच के कारण कांग्रेसी विलुप्त होते जा रहे हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व को बचा नहीं पाएंगे। इन लोगों की जो सोच है, कोई विचार नहीं है। ठीक है, मैं हेमंत तिवारी जी के पास चल रहा हूं, सीनियर जर्नलिस्ट है, उनकी एक राय यहां पर लेना बहुत जरूरी है। हेमंत जी देखिए, कुछ भी है लेकिन नुकसान तो हुआ है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि एक बड़ा नुकसान हुआ एलजेपी की वजह से, एक बड़ा सेटबैक जेडीयू को झेलना पड़ा और ये एलजेपी ही है, ये चिराग पासवान की पार्टी है जिसकी वजह से जेडीयू 28 सीटों का नुकसान जेडीयू ने इस बार झेला है और बिहार में छोटे भाई की भूमिका में आना पड़ा है। मैं पुनेठा जी खाली एक बात कहता हूं, मैं तो कौशिक जी को थोड़ी देर सुन पाया, टेक्निकली थोड़ा सा मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। जी। लेकिन बहुत सही बात उन्होंने शुरू की थी। ये बताइए, किस रामचरितमानस और किस रामायण में हनुमान लक्ष्मण को जहर देता है? वो तो संजीवनी बूटी लाता है मूर्छित लक्ष्मण के लिए, उनकी जान बचाने के लिए। और फिर वहां राम की क्या भूमिका होती? राम, लक्ष्मण और हनुमान। अगर चिराग पासवान हनुमान है मोदी जी के, तो मोदी जी राम हुए। राम जी ने क्या रिएक्ट किया पूरे चुनाव भर चिराग पासवान को लेकर के? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, जो होता है वो दिखता है। देखिए, यानी कि जहां तक मैं समझ पा रहा हूं हेमंत जी, आप ये कह रहे हैं कि बड़े भाई ने गठबंधन धर्म नहीं निभाया। तो है, इस तरह के रिएक्शंस भी आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की मंशा पे सवाल हुए हैं और रिजल्ट ऐसे आए हैं। देखिए, 2015 में जब भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़ी, सीटें कम आई, पर वोट परसेंट सबसे ज्यादा उसका रहा एक पार्टी के तौर पर, उसका लक्ष्य आगे तय था। 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन देखिए, एकदम सबको स्वाहा कर दिया। अब उसके पास टारगेट क्या था कि भाजपा को पता था वो अकेले सरकार नहीं बना पाएंगे, लेकिन वो कितना आगे जाएंगे और खास तौर से जेडीयू से कितना आगे जाएंगे, ये उनका बड़ा टारगेट था। ठीक है, मैं इसी सवाल को लेकर आऊंगा। मेरे साथ राहुल लाल जी भी हैं। राहुल जी, आपको क्या लगता है, क्या
बड़े भाई की भूमिका को ठीक तरीके से नहीं निभा पाई बीजेपी? क्या रोका जा सकता था चिराग पासवान को? बीजेपी चाहती तो चिराग पासवान को आसानी से रोक सकती थी। हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि बराबर बीजेपी कह रही थी कि चिराग जो है वो हमारे केंद्रीय एनडीए का हिस्सा है, लेकिन वो बिहार एनडीए का हिस्सा नहीं है। तो अब देखिए, जब आप इस तरह के भ्रमजाल रचते हैं कि नहीं वो केंद्र में तो हिस्सा है लेकिन राज्य में हिस्सा नहीं है, तो इसे कोई स्वीकार नहीं करेगा। और कोई इस तरह का जो अभी कहा गया कि उनके ऊपर जो दबाव बनाने का कुछ भी प्रयास करना चाहिए, या फिर वो जो बड़े भाई के रोल में जो राम के रूप में जो थे उनके तरफ से भी कोई मनाही, वैसे सार्वजनिक तौर पे कोई कठोर मनाही नहीं आई। बीजेपी के लोग बराबर यह स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि हर कोई अपनी राजनीति करने के लिए स्वतंत्र है, बिल्कुल स्वतंत्र है, लेकिन आपके तरफ से जैसा विरोध उनका होना चाहिए था या जिस तरह से ये एक निर्णय लेते कहते कि नहीं एक तरह से वो केंद्रीय एनडीए का भी हिस्सा नहीं होंगे, ऐसा कोई कठोर स्वरूप नहीं देखने के लिए दिया गया है। बिल्कुल। इस बार हनुमान ने आग लगाई, लेकिन क्या हनुमान ने आग जो है कि वो लंका में लगाई या फिर हनुमान ने आग जो है कि अयोध्या में लगा दी? इस पूरे दृष्टांत में हमने देखा कि हनुमान ने आग तो अपने अयोध्या में ही लगा दी। जो आंकड़े हैं वो आंकड़े ये दिख रहे हैं कि इससे एनडीए का स्थिति जो है कि काफी छोटा हुआ, नहीं तो और काफी बड़ा आंकड़ा हम लोगों को एनडीए में देखने के लिए मिलता। लेकिन ये बीजेपी की एक रणनीति थी कि वो अपने वर्चस्व को बढ़ाना चाहती थी, और वर्चस्व को बढ़ाने के लिए उन्होंने लगातार चिराग पासवान को प्रोत्साहित किया इस चीज के लिए, और आज ये परिणाम सामने में है। वो एक ऐसे हनुमान के रूप में उभरे जिन्होंने अपना बिल्कुल सर्वस्व त्याग बलिदान। आनंद कुमार जी, जो राहुल जी कह रहे हैं कि ऐसा ही कुछ था गेम प्लान क्या? क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा फायदे में तो बीजेपी रही है, पिछली बार के मुकाबले इस बार बहुत मेजर गेन बीजेपी ने किया है, और आपके गठबंधन के सहयोगी देखिए कहां से कहां पहुंच गए। मैं आपको बता देना चाहता हूं पुनेठा जी, राहुल जी जो भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व सोचती है या निर्णय लेती है अंदर खाते, वो राहुल जी को पता होता है, और राहुल जी की ही योजना होती है, हमारी पार्टी के लोग करते रहते हैं। इस तरह की इनकी बात है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि हर नहीं, लेकिन एक सवाल तो देखिए आनंद जी, एक सवाल तो वाजिब है कि चिराग पासवान को समझाया नहीं जा सकता था, क्यों फिर उनके साथ जब गठबंधन बिहार में तोड़ दिया वहां पर अलग हो गए, तो फिर सेंटर से भी अलग कर देते कि नहीं ठीक है, आप पार्टी लाइन से अगर बाहर जाएंगे, आप गठबंधन लाइन से अगर बाहर जाएंगे तो फिर हमको ना यहां चाहिए ना वहां चाहिए। ये क्लियर मैसेज क्यों नहीं दिया? इसने हिम्मत तो बढ़ाई है ना, इसने लगातार हिम्मत बढ़ाई है चिराग पासवान की पूरे इलेक्शन के दौरान। इलेक्शन के दौरान भी चिराग पासवान जी को बुला के और इलेक्शन अनाउंसमेंट के बाद, लेकिन वो अपनी बात पर में कायम रहे, लेकिन इन सब चीजों को मतलब समझाने का प्रभाव उनके ऊपर में नहीं पड़ा। और जहां तक अभी आप कह रहे हैं छोटे भाई और बड़े भाई, तो ये नैरेटिव आप कर रहे हैं। मैं तो एक्शन की बात कर रहा हूं ना, गठबंधन धर्म निभाना चाहिए था। जब आपको दिख रहा है कि गठबंधन का एक साथी इस तरह से बिहार में अलग हो रहा है, गठबंधन को नुकसान पहुंचा रहा है, आप मानते हैं कि नहीं मानते कि चिराग पासवान ने नुकसान पहुंचाया? पहले तो ये बताइए, हाँ या ना। आपको कई ऐसे सीट पर में जिसपे चिराग पासवान जी बीजेपी के कैंडिडेट के सामने भी कैंडिडेट रखे थे, और वहां पर उन्होंने अपने मैक्सिमम कैंडिडेट्स जेडीयू के सामने उतारे हैं सर, 2-4 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन 137 पे वो चुनाव लड़े हैं और मैक्सिमम कैंडिडेट्स जेडीयू के सामने उतारे हैं उन्होंने। हम लोगों को क्षति हुई है। मैक्सिमम कैंडिडेट्स जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार के सामने उतारे चिराग पासवान ने। इस बात की पुष्टि यहां पर राजेश भट्टा जी भी कर देंगे। राजेश जी ठीक कह रहा हूं मैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। बताइए अब जवाब दीजिए आनंद जी, यही बैठे हैं एलजेपी के राजेश जी, वो कह रहे हैं कि हमने जेडीयू के सामने उतारे, यानी कि उनकी लाइन क्लियर थी, उनका निशाना क्लियर था, लेकिन बीजेपी ने नहीं किया इसको क्लियर। बीजेपी को तुरंत कर कह देना चाहिए था। चिराग पासवान पूरे इलेक्शन में कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी का हनुमान हूं मैं, बीजेपी और एलजेपी मिलकर सरकार बनाएंगे। लगातार उन्होंने इस तरह के स्टेटमेंट दिए पूरे इलेक्शन के दौरान। ये उनका वक्तव्य था, लेकिन हमारे पार्टी की तरफ से कहीं पर में भी, चाहे वो माननीय सुशील मोदी जी हों, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हों, चाहे माननीय अमित शाह जी हों, किसी का एक संदर्भ आप बता सकते हैं जिसमें कि उन्होंने कहा हो कि चिराग पासवान के साथ सरकार बनाएंगे? ऐसा कभी नहीं कहा, और स्पष्ट रूप से कह दिया गया था, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चाहे चुनावी जनसभा हो, उसमें कहा जाता था कि हमारे अलायंस में जनता दल यू, भाजपा, हम और वीआईपी, यही 4 दल हैं, और हम सब मिलके चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें तीसरा कोई भी कुछ भी बोलता है तो वो उसके लिए
उत्तरदायी नहीं है। लेकिन मैं पुनः कहता हूं कि एक भी वोट की क्षति हमारी क्षति हुई है, और यदि साथ लड़े होते तो उनका भी आंकड़ा ठीक होता। यदि यही सही समय पर अगर फैसला ले लिया गया होता तो शायद ये क्षति ना होती। एस के पांडे साहब का भी मन जरा टटोल लूं एक बार मैं। पांडे साहब, आपको नहीं लगा पूरे इलेक्शन के दौरान की नई एक क्लियर मैसेज अगर बीजेपी की तरफ से होता, क्लियर एंड स्ट्रांग, दोनों बात मैं कह रहा हूं, क्लियर एंड स्ट्रांग मैसेज अगर होता कि गठबंधन धर्म जो गठबंधन के लोग हैं उनके अगेंस्ट कोई जा रहा है तो उसको पूरी तरह से अलग किया जाए, क्या ये बात कभी पूरे इलेक्शन के दौरान जेडीयू के मन में नहीं आई, नीतीश कुमार जी के मन में नहीं आई कि चिराग पासवान हमको नुकसान कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनको एनडीए में बनाए रखा है सेंटर में? ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हो, भाजपा के सभी वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि हमारा गठबंधन चिराग पासवान जी के साथ नहीं है, मेरा गठबंधन जेडीयू के साथ है, हम के साथ है और वीआईपी के साथ। इससे स्पष्ट क्या ये कब कहा उन्होंने? पूरे चुनाव के सभाओं में कहा, लेकिन अंजना पटना में जो लिखा उसमें उन्होंने कहा। पांडे जी आपकी आवाज क्लियर नहीं है, मैं चाहूंगा कि एक बार अपना ऑडियो आप थोड़ा सा चेक कर लें, ऑडियो क्लियर कर लें, फिर मैं आपके पास आऊंगा। हेमंत तिवारी जी के पास मैं चल रहा हूं। तिवारी जी, क्या इस चीज को माना जा सकता है? क्या ये बात मानने योग्य है जो अभी पांडे साहब कह रहे हैं कि नहीं, कभी भी दिमाग में सवाल आया ही नहीं, क्योंकि रैलियों के दौरान हमने नीतीश कुमार जी के चेहरे को देखा और एक असहज जो भाव था वो हमेशा नजर आता था और मन में मुझे लगता है कि हमेशा कहीं ना कहीं ये रहा होगा कि नहीं, एक स्ट्रांग मैसेज होना चाहिए था, कम से कम चिराग पासवान को बिल्कुल अलग कर देना चाहिए था। आपको नहीं लगता कि ऐसा मन में रहा होगा नीतीश कुमार के, जेडीयू के? मैं तो नहीं मान सकता। पुनेठा जी, राजनीति जो है बहुत कठोर विषय होता है, इसमें अपने सगे को भी लोग नहीं बख्शते। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, हम 2010 में वापस जाते हैं। 2010 की जो सिचुएशन थी, थंपिंग मेजॉरिटी थी, दोनों की सीटें बड़ी मजबूत थी। उसके बावजूद 2014 में नरेंद्र मोदी की शक्ल के नाम पर ही श्रीमान नीतीश कुमार जी ने गठबंधन तोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया। क्या भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 की पार्टी जूनियर पार्टनर बने रहना पसंद करेगी? भाजपा की रिसेंट पॉलिटिक्स का जो एग्रेशन आपने देखा है किसी भी स्टेट में, देखिए यूपी एमपी से लेकर बिहार तक, उसकी दूसरी दशा है, वो नंबर 1 रहना चाहती है। और अगर चिराग पासवान ने इतना नुकसान नहीं किया होता, मैं तो गिन कर बता रहा हूं, 33 सीटों पर जेडीयू को हराया, 4 सीटों पर वीआईपी को हराया, 1 सीट पर हमको हराया, 38 सीट सीधे सीधे इन्होंने खराब की हैं। तो अगर नीतीश कुमार की 30, 35, 34 सीटें और बढ़ी होती तो फिर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी कैसे होती? इसमें गणित, इसमें हिसाब किताब कहां? ये तो बहुत, यानी कि संजीव कौशिक सीधा फायदा इसका बीजेपी को मिला है। संजीव कौशिक इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला है, जो दिख भी रहा है। पुनेठा जी, इसको समझने के लिए मैं एक चीज याद दिला रहा हूं आपको। शुरुआती दिनों में आपने देखा होगा कि जिस तरह से चिराग पासवान ने ये राग अलापना अभी शुरू ही किया था कि मैं पूरे सीटों पर चुनाव लड़ूंगा और अपने दमखम के साथ लड़ूंगा, उसी समय नीतीश कुमार ने ये कहा था या ये शर्त रखी भारतीय जनता पार्टी के पास कि यदि आप आके औपचारिक रूप से सामने में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तब बात आगे बढ़ेगी, अन्यथा ये उचित नहीं होगा और इस कंडीशन में लड़ना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। सबने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल आनंद फानन में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन किया गया और उसमें हाँफते हाँफते वो बोले कि नहीं, यही हमारे नेता है और इनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जो इनकी बात नहीं मानेगा, इनको डिनाई करेगा, वो हमारे गठबंधन का हिस्सा नहीं है। और उसके बावजूद जब प्रधानमंत्री जी पहली बार बिहार जाते हैं किसी चुनाव रैली को संबोधित करने, तो सबसे पहले रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देते हैं। अब इसके क्या मायने हैं? प्रतीकों की राजनीति करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी इतने नादान तो नहीं है कि इसके कोई मायने नहीं है और आप उस मायने को नहीं समझ पा रहे हैं। तो उन्होंने जिस तरह से जानबूझ करके ये गफलत पैदा की और जानबूझ करके ये सब समझ रहे थे, नीतीश कुमार इतने नादान नहीं है, बहुत सुलझे हुए और बहुत समझदार राजनेताओं में से वो माने जाते हैं। तो वो समझ रहे थे कि चल क्या रहा है, लेकिन उनके हाथ में कुछ था नहीं, परिस्थितियां इस तरह से बिगड़ चुकी थी कि वो कुछ कर नहीं सकते थे। एक बार वो महागठबंधन या खास करके राजद से यदि अपने संबंधों को वो
तिलांजलि देके आए थे, तो दोबारा उनके पास ऐसा कुछ मुंह था नहीं कि हम उधर की तरफ कूच करें या कोई और समीकरण बनता हुआ दिखाई दे। उनकी मजबूरी थी कि वो जैसे भी रहे यही रहे, अपने आप को घुटता हुआ देखें, और जैसे हो वैसे पर कतरता हुआ भी उन्होंने देखा, और सारी चीजों को जानते हुए भी वो घूट पीते रहे, ये कड़वी घूट पीते रहे। वो समझ रहे थे कि पीठ पीछे चल के, और ये बात जो बार बार कहने की कोशिश की जा रही है, चिराग पासवान को क्या मिला, चिराग पासवान को क्या मिला, आपने जो सवाल पूछा उसका कोई जवाब नहीं है। सारे लोग, एक अदना सा आदमी भी, सामान्य आदमी भी चुनाव लड़ता है जीतने के लिए। ये कौन सी बात हो गई कि हम किसी को हराने के लिए हमने चुनाव लड़ा? जिसको टिकट दिया था आपने ये कह के टिकट दिया था कि आपको हराना है, जीतना नहीं है। ये कहीं से इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। केवल और केवल वोटों की जो मार्जिन थी, जो समीकरण जिस तरह से बने हुए थे, कुछ जो एमओआई समीकरण से छिटके हुए लोग थे उनको अपने तरफ खींचना था, और नीतीश कुमार को डैमेज करने के लिए उनको जो काम मिला था, एक टास्क मिला था, वो टास्क उन्होंने पूरा किया। उस टास्क के बदले में उनको क्या मिलता है ये देखना बहुत जरूरी है। राजेश भट्टा जी, अब तक तो कुछ मिला नहीं, आगे उम्मीद कर रहे हैं क्या? बिहार में तो मिला नहीं कुछ, लेकिन जैसी जो संभावना जाहिर कर रहे हैं संजीव कौशिक जी, क्या इसका इनाम मिलेगा पिछले दरवाजे से? सत्ता और सियासत के लिए हम नहीं लड़े थे। हाँ। हम अपने पार्टी को बिहार की जमीनी मजबूती देने के लिए लड़े थे। हम 25 लाख मत पाकर बिहार वासियों के बीच बिहार फर्स्ट के विजन को बिहार की जनता के बीच रखने में कामयाब रहे। दूसरी बात कहना चाहेंगे कि 7% जो है वोट हमारा प्रतिशत बढ़ा है इस बार, और 40 सीटों पर जदयू को हम हराने में कामयाब रहे। ये मिशन था हमारा। और निश्चित तौर पर आप 2025 में देखेंगे कि विधानसभा हमारा होगा। अच्छा, यानी कि आप इन चुनावों की अपनी उपलब्धि, चिराग पासवान इन चुनावों की अपनी उपलब्धि, एलजेपी इन चुनावों की अपनी उपलब्धि ये मानती है कि हमने नीतीश कुमार की सीटों को घटा दिया, यही कह रहे हैं ना? पार्टी भी मजबूत हुई। ये सिर्फ उपलब्धि हराने की ओर नहीं जा रही है, पार्टी कहीं ना कहीं मजबूत हुई है। 7% हमारा वोट का प्रतिशत है अभी इस वक्त, और हम 25 लाख मत पाकर बिहार में अपने बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन को साकार किया है लोगों के बीच। अच्छा हेमंत जी, मैं आपसे चाहूंगा, इस तरह की जो पार्टी होती हैं, जो सीट भी नहीं जीत पाती हैं और वोट भी इधर उधर हो जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? अब उनको उटकटवा कहते हैं, लेकिन ये होशियार उटकटवा है, ध्यान रखिएगा, ये प्रायोजित उटकटवा है। और सुनिएगा, आपने कहा कि उनको क्या मिलेगा, मैं कह रहा हूं कि अगले चुनाव में हो सकता है कि चिराग पासवान भाजपा को मिल जाएं, एक अच्छा नौजवान दलित चेहरा नेतृत्व करने के लिए। ध्यान रखिएगा, ये राजनीति है, और बिहार में जात की राजनीति मायने रखती है। भाजपा वाली जो ओरिजिनल ट्रेडिशनल यूपी वाली धार्मों की राजनीति वो नहीं चलती वहां। तो जातीय राजनीति में भविष्य का एक चमकता चेहरा आने वाले वर्षों के लिए चिराग पासवान के रूप में अगर मिल जाए तो क्या बुराई है? दलितों उनको बड़ी पैठ बनानी है, नंबर 1। नंबर 2, चिराग पासवान के जरिए ही भारतीय जनता पार्टी ने आज एक नैतिक प्रश्न खड़ा कर दिया है नीतीश कुमार के सामने। जिस नैतिकता का आधार पर उन्होंने 2014 में, इसके पहले इनका नाम आते ही इस्तीफा दे दिया था, क्या उनके सामने नैतिकता का प्रश्न नहीं आएगा कि जूनियर पार्टनर होते हुए कैसे चीफ मिनिस्टर बने? नैतिक राजनीति की है। अब भाजपा ने उनको एक ऐसे मुकाम पे ठीक है, बस एक रिएक्शन मुझे लेना, उसके बाद मैं इस डिबेट को खत्म कर रहा हूं, क्योंकि बस मेरे पास वक्त इतना ही है। राजेश भट्टा जी, मुझे बताइए कि अगर जरूरत पड़ी, फिलहाल तो भी दिख नहीं रहा है, 125 क्लियर मेजोरिटी के साथ है, बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन है अभी, लेकिन राजनीति में पता नहीं कि अगले पल अगले क्षण क्या हो जाए। अगर जरूरत पड़ी तो क्या एनडीए में शामिल होंगे? नीतीश के रहते हुए सपोर्ट करेंगे? एनडीए में नहीं, भाजपा का अगर नेतृत्व का कोई चेहरा अगर आगे आता है तो निश्चित तौर पे इससे आला कमान तय करेगी। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, अगर बिहार में सपोर्ट करना पड़ता तो करेंगे नीतीश कुमार के रहते? नहीं करेंगे? अभी तो स्पष्ट मैंडेट उनको मिल चुका है, अभी तो उनको कोई जरूरत ही नहीं है। हम भाजपा के साथ हैं, भाजपा के साथ आगे भी रहेंगे। ठीक है, आपने अपनी बात कह दी, मैंने अपनी बात समझ ली, और जिसको समझना था जो समझ लिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। इस डिबेट में आपने हमसे चर्चा की, तमाम चीजों को जो डिटेल में हमने बातचीत की। कुल मिलाकर बात यह है कि ये चुनाव जरूर जो एलजेपी है, वो जैसे वो कह रहे हैं कि सिर्फ बहुत ज्यादा उनको नहीं मिला इसमें, लेकिन वोट शेयर उनका बढ़ गया, जिस तरह से वो अपनी बात को कहते हुए। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं, जैसे हमारे साथ कई पॉलिटिकल एनालिस्ट भी जुड़े थे, और कई हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े, पत्रकार जुड़े, उन्होंने अपनी राय जो रखी है वो कुल मिलाकर यह है कि अभी का नुकसान है, चिराग पासवान को अभी का नुकसान है, लेकिन आने वाले वक्त में, यानी कि अगला चुनाव जो है, हो सकता है कि इस नुकसान का डबल फायदा आने वाले वक्त में शायद चिराग पासवान को मिले। और वैसे राजनीति में पता नहीं कल क्या हो जाए।